लो भाई शुरुआत करते हैं आज के तीसरे चैप्टर की। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नियंत्रण व समन्वय। नियंत्रण व समन्वय यानी कि हमारे शरीर में होने वाली सभी क्रियाओं पर कैसे नियंत्रण किया जाता है और होने वाली क्रियाओं के बीच में समन्वय कैसे होता है, उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है। नियंत्रण का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना। नियंत्रण का मतलब क्या है? किसी चीज़ को कंट्रोल करना, कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। और समन्वय का मतलब बताओ क्या होता है? समन्वय क्या चीज़ होता है? दो क्रियाओं के मध्य सामंजस्य। दो क्रियाओं के मध्य सामंजस्य, तालमेल बिठाना। दो क्रियाओं के मध्य क्या बिठाना? तालमेल बिठाना। समझ गए मेरी बात को? उसको कहते हैं हम समन्वय। जैसे हम बात करें, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हम भोजन खा रहे हैं, हम भोजन ले रहे हैं और भोजन लेने के साथ हमारे पेट में HCl स्त्रवण हो रहा है, होता है HCl का स्त्रवण हो। अगर ऐसा हो कि हम भोजन ले लें और HCl का स्त्रवण बाद में हो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, समन्वय नहीं बैठा, ये सामंजस्य नहीं हुआ। क्लियर? तो सामंजस्य का मतलब है किसी भी क्रियाओं का एकदम समन्वय, एक सही तरीके से होना। ठीक है। दो क्रियाओं के मध्य तालमेल का होना बहुत ज़रूरी है, उसको कहते हैं समन्वय। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बाह्य वातावरण का नॉलेज होना चाहिए, और हमारे बाह्य वातावरण को हमसे जोड़ने वाला जो अंग है वो हमारे शरीर में, जिसको हम कहते हैं सेंस ऑर्गन। क्या कहते हैं? सेंस ऑर्गन। वो ज्ञानेंद्रियाँ जो हमारे पास कितनी है? 5 है। और जिनको कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। जिनको कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन कौन सी है 5 ज्ञानेंद्रियाँ? एक तो आपकी आई, एक आपका ईयर, टंग, और इसके त्वचा। इनसे हम बाह्य वातावरण से जुड़े हुए रहते हैं। इससे हम क्या है? बाह्य वातावरण से हम जुड़े हुए रहते हैं। बाह्य वातावरण का नॉलेज हमें होता रहता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। उन्हीं सभी का तालमेल बिठाकर हम अपनी कोई क्रिया तैयार करते हैं। ठीक है। तो स्किन क्या करती है? बाह्य वातावरण से हमें ताप, ठंडे गर्म का एहसास और छूने का, टच का एहसास कराती है। आँख से हम देखने का, विजन। ईयर से हमें किसका? लिसनिंग तो होएगी साथ में। और क्या काम होता है कान का? सुनने के अलावा पहला काम थोड़ा ना कान का। प्राथमिक कार्य इसका काम क्या नहीं है? सुनना नहीं है। इसका प्राथमिक कार्य क्या है? संतुलन। क्या कार्य है? संतुलन। लिसनिंग तो इसका दूसरा कार्य है। ठीक है। सुनना तो इसका दूसरा कार्य। संतुलन अब कैसे करता है देखो। जैसे हम गोल गोल अभी घूमते हैं। ठीक है। क्या कर रहे हैं? गोल गोल घूम रहे हैं। आपने कई बार गौर किया होगा कि भाई कोई मशीन्स देखी होगी कि जिसमें अपन किसी चीज़ को नीचे से घुमाते हैं, तो मान लो ग्लास को, ग्लास में अगर मान लो पानी लिया हुआ है और ग्लास को अपन गोल गोल घुमा रहे हैं, तो अंदर वाला पानी भी क्या होगा? घूमना शुरू हो जाएगा ग्लास के साथ साथ। होगा कि नहीं होगा? वैसे ही अगर हम खुद गोल गोल घूमते हैं तो हमारे कान में उपस्थित एक द्रव्य होता है जो इंटरनल एयर में होता है, वो भी क्या होता है? गोल गोल घूमना शुरू हो जाता है। अगर हम गोल गोल घूमते 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 अचानक रुके तो हमारा शरीर संतुलित नहीं हो पाता है। हो पाता है क्या? इधर उधर चक्कर से आते नहीं एक बार कि हाँ गिरेंगे कहीं, तो वो किसके कारण है? वो इस कान के इंटरनल ईयर में जो द्रव्य भरा गया है उसके कारण होता है। तो इसका प्राथमिक कार्य क्या है? शरीर का संतुलन। हाँ, सेकेंडरी इसका कार्य हो सकता है लिसनिंग या फिर सुनना। नोज का कार्य जो है वो क्या है? सूंघना, या फिर इसको स्मेल, क्या कह सकते हैं? स्मेल। ठीक है। और टंग का कार्य है टेस्ट।
यानी कि स्वाद का कार्य। स्वाद का पता लगता है हमें इससे कि भाई ये किस तरह का। तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिससे हम बाह्य वातावरण के द्वारा जुड़ पाते हैं। अब इन बाह्य ज्ञानेंद्रियों में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो सारे के सारे मैसेज को, सारे के सारे स्टिमुलस को, सारे के सारे संवेदनाओं को हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरुरज्जु या मस्तिष्क। ये दो तरह के तंत्रिका तंत्र है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब मेनली अपने जो कार्य करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो किसके बारे में पढ़ेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हमारे ब्रेन के बारे में, दूसरा पढ़ेंगे हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो शरीर की या बॉडी की कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट जो है, जो शरीर का नियंत्रण कर रही है, समन्वय कर रही है, उसकी जो कौन है? संरचनात्मक और क्रियात्मक यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट कौन है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। यानी कि यह भी एक इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपका पेपर में आने वाला, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है, ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट सेल है। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका तो हो गई तंत्रिका कोशिका। अब सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती? स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होती है? ओवा, अंडाणु। क्या? अंडाणु जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। ठीक है, कैसे होती है तंत्रिका कोशिका? नाम ध्यान होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या काम होता है? देखो, सबसे पहले नाम याद कर लेते हैं। इसको कहा जाता है डेंड्राइट्स या फिर इसको कहा जाता है द्रुमिका। सेल बॉडी, या फिर इसको सोमा भी कहा जाता है, या फिर नाम हो गया कोशिका काय। सेल बॉडी या कोशिका काय, ये आपके क्या हो गया? केंद्रक या न्यूक्लियस। ये आपके हो गया एक्सोन, हिंदी में क्या है? तंत्रिकाक्ष। ये हो गया नर्व एंडिंग। या फिर अंतिम सिरा। ये होती है माइलिन शीथ। क्या होती है? माइलिन शीथ। ये आपको नाम इसके अंदर याद रहने चाहिए। ठीक है, समझ गए? माइलिन शीथ आपको कहीं लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि कुछ एक कोशिकाओं में होती है, कुछ एक कोशिकाओं में नहीं होती। ठीक है, अब दुर्मिका का क्या कार्य है बताओ? डेंड्राइट का कार्य है उद्दीपनों को, स्टिमुलस को ग्रहण करना। क्या करना? उद्दीपनों को, मान लो अपने शरीर पर कहीं पे टच हुआ है, उस टच को क्या करना? ग्रहण करना। द्रुमिका क्या काम करती है? डेंड्राइट्स क्या काम करता है? स्टिमुलस को ग्रहण करना। किसको? उद्दीपन को। उद्दीपन को क्या करना? ग्रहण करना। उद्दीपन को ग्रहण करना।
उस उद्दीपन को ग्रहण कर कर ये उद्दीपन आते हैं कहाँ पर, सेल बॉडी में। सेल बॉडी में उन उद्दीपनों को क्या किया जाता है बताओ, उन उद्दीपनों को सेल बॉडी में क्या किया जाता है बताइए, क्या कार्य है सेल बॉडी का मुख्यतः। जो उसने उद्दीपन ग्रहण किए हैं उन उद्दीपन ग्रहण जो होते हैं वो किसके रूप में होते हैं, केमिकल के रूप में। किसके रूप में होते हैं, रासायनिक ऊर्जा के रूप में होते हैं। ठीक है, इन रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य कौन करता है, सेल बॉडी करती है। क्या करती है, सेल बॉडी इसको इलेक्ट्रिकल चेंजेस में बदलने का कार्य करती है, केमिकल एनर्जी को। ये केमिकल एनर्जी कहाँ से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए कहाँ तक पहुँचती है, नर्व एंडिंग तक पहुँचती है। अब माइलिन शीथ किसी पर होती है किसी पर नहीं होती। माइलिन शीथ का कार्य होता है कि इस एक्सॉन को इंसुलेट कर देना। क्या कर देना, इंसुलेट का मतलब कुचालक बना देना। कुचालक बनाने की वजह से क्या होता है, यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स निकलते हैं या यहाँ कोई पोटेंशियली विभव उत्पन्न हुआ है उसका क्या ना हो, नुकसान ना हो, वो बीच में ख़त्म ना हो जाए। इसलिए बाहर से अगर माइलिन शीथ होगी तो वहाँ पे इंसुलेटर है या फिर कुचालक है तो वहाँ से विद्युत ऊर्जा बाहर जा नहीं पाएगी। तो विद्युत ऊर्जा अंदर के अंदर गमन करते हुए कहाँ तक आती है, नर्व एंडिंग तक आती है। कहाँ तक आती है, नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, कुछ रसायन पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, जो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी ली अभी विद्युत ऊर्जा से, जो इसके पास संदेश आया है, उस संदेश के थ्रू यहाँ पर केमिकल रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं, केमिकल या रसायन रिलीज होते हैं। और इन रसायनों को अगली तंत्रिका की, जो तंत्रिका कोशिका है उसका जो डेंड्राइट है वो इसको वापस ग्रहण कर लेता है। तो सर्कल चल गया, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से हुआ था, डेंड्राइट से स्टार्ट हुआ था, वापस डेंड्राइट तक आ गया। अब ये इस तरह से डेंड्राइट टू डेंड्राइट, डेंड्राइट टू एक्सॉन होते हुए एंड में कहाँ तक, आपके अगर मस्तिष्क तक पहुँचना है तो मस्तिष्क तक, और कहाँ तक पहुँचना है, मेरुरज्जु तक पहुँचना है तो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँच जाते हैं। ये क्लियर, ये बना लीजिए आप, बनाया हुआ है, नाम लिख लिया आपने, क्लियर है ना, हाँ लिख लो। अच्छा, जब एक नर्व सेल की नर्व एंडिंग जब दूसरे सेल के डेंड्राइट से मिलती है तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक गैप कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, सिनेप्टिक। अब ये जो सिनेप्टिक गैप है, ठीक है, दो तरह का हो सकता है। एक तो मसल से जुड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, अगर ये मसल से जुड़ा हुआ है तो इसको सिनेप्स, ठीक है, उस और बीच वाले गैप को क्या कहेंगे, सिनेप्टिक गैप। ठीक है, सिनेप है माइलिन शीट का कार्य है तंत्रिकाक्ष को कुचालक बनाना, जिससे विभव का क्या ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर नहीं है, जो पोटेंशियल बना हुआ है वो बना हुआ रहे। एक ही चीज़ है, बीच वाली दरार को सिनेप्टिक गैप कह दिया और उसके जुड़ाव को, उस पूरे तंत्र को हमने सिनेप्स कह दिया। आगे बढ़ते हैं सीएनएस की तरफ, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की तरफ। फ्लो याद रखना, इसका फ्लो मत भूलना। उद्दीपन को ग्रहण करना है कहाँ से, डेंड्राइट से, डेंड्राइट से होते हुए कोशिका काय में, कोशिका काय से होते हुए एक्सॉन में, एक्सॉन से होते हुए अंतिम सिरा, अंतिम सिरे से फिर आएगा सिनेप्टिक गैप में, गैप से वापस अगले दुर्मिका में, और ये सेंट्रल सिस्टम से चलता रहेगा।
सीएनएस जो होता है उसमें दो मुख्य भाग है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो मुख्य भाग है। कौन कौन से हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग? एक तो आपके ब्रेन है यानी मस्तिष्क, एक आपके है स्पाइनल कॉर्ड या फिर मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। अब ब्रेन का क्या कार्य है बताओ? ब्रेन के सबसे पहले पार्ट्स आपको ध्यान होने चाहिए। कितने भागों में बांटा गया है ब्रेन को? 3 भागों में। ब्रेन के 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। फिर हिंड ब्रेन के आगे आपके फिर 3 पार्ट हैं, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, ठीक है। मेडुला और पॉन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा और पॉन्स, ये इसके। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो आपको इन सब के फंक्शंस और कार्य याद होने चाहिए। प्रत्येक के इसमें आपके कार्य इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर जो ब्रेन का डायग्राम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डायग्राम आएगा तो कम से कम 2 नंबर का सिर्फ डायग्राम आएगा, ठीक है। तो ब्रेन का जो डायग्राम है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेन का डायग्राम आप 2 से 3 बार कम से कम बनाकर प्रैक्टिस करें, नाम सही ढंग से लिखें। और जो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, सेरिबेलम, मेडुला और पॉन्स, ये उसके अंदर नाम आपके होने ही चाहिए। क्लियर है? अब आप बताओ क्या क्या कार्य है फोर ब्रेन के? अग्र मस्तिष्क का क्या कार्य है? श्वसन दर। श्वसन दर तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन हो गया, यानी कि ये ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है या अनैच्छिक क्रियाओं पर? पहले ये एक अनैच्छिक क्रियाओं पर। कौन सा हिस्सा फोर ब्रेन का? फोर ब्रेन का कौन सा हिस्सा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? देखो, सबसे पहले ये ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। कौन सी क्रियाओं पर? ऐच्छिक। अनैच्छिक पर नियंत्रित नहीं करता है, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाओं में आ गया सोचना, सीखना, ठीक है। सोचना और किसी चीज़ का लर्निंग, थिंकिंग, ये सारी की सारी चीज़ें किस में होती है? फोर ब्रेन में होती है, ठीक है। रीजनिंग, किसी भी क्रियाओं की गणना करना, ये भी किस में होती है? फोर ब्रेन में होती है। नेक्स्ट, ये आपके सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सुनने के जो सेंटर होते हैं, सुनने के और छूने के, टच से संबंधित, टैक्टाइल और कौन से? ऑडिटरी। टैक्टाइल और ऑडिटरी दोनों के दोनों जो नियंत्रण होते हैं वो भी कहाँ से होते हैं? फोर ब्रेन से या अग्र मस्तिष्क से होते हैं, ठीक है। और जितने भी अपने शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं हैं, चलना, ठीक है, चलना, घूमना, उठना, बैठना, सारी की सारी किसके द्वारा नियंत्रित होती है? अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। क्लियर है? फिर इसके अलग अलग लोब्स हैं, जैसे अग्र मस्तिष्क के भाग है वैसे ही पश्चिम मस्तिष्क के भाग है, वैसे ही अग्र मस्तिष्क को भी आगे हमने 4 भागों में डिवाइड कर रखा है। फ्रंटल लोब जो आगे का भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, जो आगे का भाग है, ये कंट्रोल वॉल्यूंटरी मूवमेंट्स ऑफ मसल्स, मेमोरी एंड स्पीच, जो कि हमारी याददाश्त को, हमारे बोलने की क्षमता को और हमारे वॉल्यूंटरी मसल्स को। वॉल्यूंटरी मसल्स हो गया हाथ का हिलाना, चलना,
फिरना, ये सारे के सारे किसके अंदर आ गए? वॉलंटरी के अंदर आ गए, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं के अंदर आ गए। तो वॉलंटरी मसल्स या मांसपेशियों को ये नियंत्रित करता है। दूसरा इसका भाग है पैराइटल लोब, जो सेंस ऑफ टच एंड टेस्ट, जो कि हमारे किसके लिए? स्वाद के लिए और किसके लिए? टच यानी कि छूने की क्रियाओं के लिए हमारे लिए नियंत्रित करता है। हमें ताप का बताता है कि सर्दी है, गर्म है, ठंडा है, या किसी ने हमें छुआ है, तो उसका एहसास जो हमें दिलाता है वो पैराइटल लोब कहलाता है। फिर इसका तीसरा लोब है टेम्पोरल लोब, सेंस ऑफ स्मेल यानी कि सूंघने की और सुनने की क्षमताओं को कुल मिला के ज्ञानेंद्रियों की जितनी भी क्रिया है वो इसके आगे वाले रीजन यानी फोर ब्रेन के द्वारा नियंत्रित होती है। फिर लास्ट में इसका जो आपके है ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब के द्वारा हमारे किसकी? विजन यानी कि देखने की क्षमता का क्या किया जाता है? नियंत्रण किया जाता है। फिर इसके बाद जो है आपके मिड ब्रेन जो है, मध्य मस्तिष्क, जो कि लगभग आपके हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? हाइपोथैलेमस से। अब मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का क्या क्या कार्य है? इट लाइज ये हमारे खाने की और प्यास से संबंधित जो भी हमारे खाने की संबंधित या प्यास से संबंधित यानी भूख और प्यास को नियंत्रण करना किसका कार्य है? हाइपोथैलेमस या मिड ब्रेन का कार्य है। ये हमारे सोने के उठने के जो चक्र हैं, सोने का चक्र, उठने का चक्र, मतलब हम कितने बजे हमें नींद आएगी, हम कितने बजे उठेंगे, तो इस सब के चक्र को जो पूर्ण करता है वो कौन नियंत्रित करता है? मिड ब्रेन या फिर मध्य मस्तिष्क। उसके बाद लास्ट में आपके हिंड ब्रेन या पश्च मस्तिष्क आता है। पश्च मस्तिष्क के आपके कितने भाग है? 3 भाग है, सेरिबेलम, मेडुला और पोन्स। सेरिबेलम जो आपके कार्य करता है, क्या करता है? आपके शरीर के एक तो किसकी संतुलन को नियंत्रित करता है, बॉडी के पोस्चर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट कीप्स बैलेंस्ड, शरीर को संतुलित रखता है। हेल्प यू इन मूव यानी कि चलने में हमने को एक जगह से दूसरी जगह गति करने में हमें हेल्प करता है। तीसरा मैनेज थिंग्स यू डो ऑन पर्पज यानी कि आपका जो निश्चित आपने पर्पज को क्या कहते हैं? आपका क्या पर्पज है, क्या कहते हैं उसको? पर्पज। अर्थ तो बताओ ना किसका, इंग्लिश में, हिंदी में नहीं बताओ तो इंग्लिश में बता दो। इच्छा, विचार, विचार नहीं, यानी पर्पज को मजबूत रखता है। जैसे आप मतलब समझ गए आज आपका पढ़ने का पर्पज है आपके अच्छे मार्क्स आने, तो इस विचार को मजबूत करना है। हाँ, सेरिबेलम ही कह रहा हूं, तो तुम क्या बोल रहे हो? इंग्लिश में सेरिबेलम ही कहते हैं, हिंदी में सेरिबेलम को सेरिबेलम ही कहते हैं, या एक होते हैं अनुमस्तिष्क भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट मेडुला, ये आपके सुनने की, हार्ट बीट की, ब्रीदिंग की आदि चीज़ों को नियंत्रित करता है, यानी कि इनवॉल्यूंटरी एक्शन, अनैच्छिक क्रियाएं जो है जिन पर आपका नियंत्रण नहीं है, हार्ट बीट पर आपका नियंत्रण नहीं है, श्वसन पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो इन क्रियाओं को अगर जो नियंत्रित करता है वो कौन है? मेडुला नियंत्रित करता है। फिर आपके पोन्स है, ये भी आपके किसको? श्वसन दर को नियंत्रित करता है पोन्स, और इनवॉल्यूंटरी एक्शन यानी अच्छे अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको आपके सामने क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ, क्या इसको? टाइप्स ऑफ नर्व। नर्व के प्रकार कितने प्रकार की होती है? नर्व तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती है? तंत्रिकाएं 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? संवेदी और प्रेरक और मिश्रित। मिश्रित जो दोनों से मिलकर बनती है। संवेदी या सेंसरी नर्व, संवेदी या सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व या संवेदी नर्व या वो तंत्रिकाएं होती है जो उद्दीपन को लेकर कहाँ तक जाती है? मेरुरज्जु या फिर मस्तिष्क तक, यानी कि एक स्थान से उद्दीपन को लेकर कहाँ तक आए? मस्तिष्क तक आए कि भाई ये सेंस समय आया है, हमें अब क्या करना चाहिए, तो वो होती है आपकी कौन सी नर्व? सेंसरी या संवेदी नर्व कहा जाता है। फिर आती है आपके मोटर नर्व, मोटर या फिर प्रेरक तंत्रिका। प्रेरक तंत्रिका क्या है? मेरुरज्जु से निकलकर जहां आपको एक्शन लेना है, जहां आपको क्रिया करनी है, वहां संबंधित अंग तक उस मैसेज को पहुंचाना किसका कार्य है? प्रेरक तंत्रिका का कार्य है। और दूसरी आपके तीसरे नंबर की आती है मिक्स्ड नर्व या फिर कौन सी? मिश्रित। क्या होती है इसका कार्य?
ये सेंसरी और प्रेरक दोनों की तरह कार्य करती है। इसका काम ले जाना भी है और लाना भी है। इसके बाद आपके टॉपिक आता है रिफ्लेक्स आर्क, यानी प्रतिवर्ती चाप। कुछ ऐसी क्रियाएं जो अचानक से घटित होती है वो सारी की सारी इसके अंदर आती है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के अंदर। जिस क्रियाओं के अंदर हमें सोचना और समझना नहीं पड़े, ठीक है, जिस क्रियाओं के अंदर हमें सोचना समझना ना पड़े, वो सारी की सारी कौन सी तंत्रिकाएँ हैं, कौन सा क्रिया है, प्रतिवर्ती क्रिया है। जैसे आप चल रहे हो, चलते चलते अगर मान लो आपको कहीं हाथ से गर्म टच हो गया तो आप हाथ को अचानक पीछे की ओर खींच लेना। चलते कहीं तीखी चीज़ से आपका हाथ लग गया तो वहाँ से हाथ हटा लेना, गर्म चीज़ को छू लेने पर हाथ हटा लेना। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो किसके द्वारा, रिफ्लेक्स आर्क द्वारा नियंत्रित होती है। और इसके लिए जो मुख्यतः कार्य करता है वो आपका कौन है, मेरुरज्जु। कौन है, मेरुरज्जु, ठीक है, क्योंकि इसमें सोचना समझना नहीं होता। अब क्या हुआ, आपका हाथ किसी वस्तु, गर्म वस्तु को छूता है, गर्म वस्तु को छूने के पश्चात यहाँ की जो कौन सी संवेदी तंत्रिकाएं हैं, संवेदी तंत्रिकाएं इस उद्दीपन को ग्रहण करती है और ग्रहण करके कहाँ तक ले जाती है, मेरुरज्जु तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु इसको ब्रेन तक पहुँचाता है, ब्रेन से इसका ऑर्डर आता है, ब्रेन से ऑर्डर आने के पश्चात मेरुरज्जु वापस प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा आपके जो संबंधित मांसपेशियां हैं, जैसे मान लो हाथ को अगर छुआ था तो अब हाथ को वहाँ से हटाने के लिए कौन कौन सी मांसपेशियां वर्क करेगी, एक आपके यहाँ की मांसपेशियां, बाजू की मांसपेशियां, तो वहाँ तक वो मैसेज लेकर आती है कि आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, यानी कि आप संकुचित हो जाए। जैसे ही संकुचित होती है हाथ पीछे की तरफ ऑटोमेटिकली खींच लिया जाता है। तो ये सारा जो चाप है, इस चाप को कहा जाता है प्रतिवर्ती चाप या फिर रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है, ठीक है। नियंत्रण इसमें मुख्यतः इसका कार्य किसका है, मेरुरज्जु का कार्य। किसका कार्य, मेरुरज्जु मैन होता है इसके अंदर। इसके बाद जो आता है आपके क्या है इसमें अगला टॉपिक, अच्छा, प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन किसके हिसाब से होता है? प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कौन कौन से हार्मोन है प्लांट्स के लिए, कौन कौन से? अच्छा, सबका कार्य ध्यान में है आपको। सबसे पहले ऑक्सिन का क्या कार्य होता है? पौधों में वृद्धि के लिए सहायक होती है, वृद्धि के लिए हार्मोन होता है कौन सा, ऑक्सिन हार्मोन होता है, ठीक है। दूसरा हार्मोन जिब्रेलिन, जिब्रेलिन क्या कार्य करता है? तनों की लंबाई, पत्तियों को बढ़ाने में, यही है जिब्रेलिन। तने में वृद्धि, तो तने में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा, जिब्रेलिन। फिर और कौन सा हार्मोन है अगला आपका, साइटोकाइनिन। क्या काम होता है? कोशिका विभाजन को प्रमोट करना, कोशिका विभाजन की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट, एब्सिसिक एसिड क्या कार्य होता है? एब्सिसिक अम्ल वृद्धि निरोधक, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है। वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है, वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। अगला कार्बन है आपका, अगला सॉरी हार्मोन है आपका इथाइलिन। कौन सा हार्मोन, इथाइलिन। बताओ क्या काम है? फलों को, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, तो फलों को पकाने का जो कार्य करता है वो कौन है, इथाइलिन। अब बताओ प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट्स होती है वो कितने प्रकार की होती है, गतियां? कर्मानुकुंचन, हाँ, देखो, गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, रसायनुवर्तन और इंग्लिश में तो थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं पांचवें को। टच के लिए जो होती है स्पर्शानुवर्तन है क्या, स्पर्शानुवर्तन, ठीक है। कौन सी होती है, स्पर्शानुवर्तन। पहली होती है आपके जियोट्रोपिक, गुरुत्वानुवर्तन। कौन सी है, गुरुत्वानुवर्तन। क्या है इसका एग्जाम्पल बताओ? गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रोपिक वह गतियां जो किसकी, ग्रेविटेशन की दिशा में हो या उसकी विपरीत दिशा में हो, उसे हम क्या कहेंगे, गुरुत्वानुवर्तन कहेंगे। अगर किसकी दिशा में हो रही है,
ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण की दिशा में हो रही है तो उसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, और उसकी विपरीत दिशा में हो रही है तो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहा जाता है। जैसे ठीक है, जैसे हमने एक प्लांट उगाया, ठीक है, और प्लांट उगाए, मान लो ये प्लांट लगा हुआ है इसमें, ठीक है। इस प्लांट में अपन ने क्या किया, इसको गमले को टेढ़ा करके रख दिया कुछ समय के लिए। जब हमने गमले को टेढ़ा करके रख दिया कुछ समय के लिए और बाद में जब नोट किया गया तो इसका जो मूल वाला हिस्सा था वो तो किसकी तरफ गति कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण की तरफ, और जो प्रहर वाला या फिर तने वाला हिस्सा था उसकी जो गति हुई वो किसकी तरफ होने लगी, प्रकाश की तरफ, जहाँ की तरफ सूर्य की किरणें जहाँ से आ रही थी। तो ये ऊपर की तरफ मुड़ गया और ये नीचे की तरफ। ये गुरुत्वानुवर्तन हो रही है इसलिए इसको धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन या पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, और वेर जिसको नेगेटिव जियोट्रॉपिक। ठीक है। वेर एज दूसरा अगर हम बात करें कौन सा, फोटोट्रॉपिक, प्रकाशानुवर्तन। टेस्ट चालू करा दो तो इनका, बैठे क्यों है राकेश सर, टेस्ट चालू करा दो इनको, क्यों टाइम खराब करा रहे हो। प्रकाशानुवर्तन ये सेम ही वापस एग्जांपल हो गया। प्रकाश की तरफ जो गति कर रहा है वो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन, और प्रकाश के विपरीत जो कर रहा है वो फोटोट्रॉपिक। ठीक है। और कौन सा था, कीमोट्रॉपिक। रसायनानुवर्तन, रसायनानुवर्तन में क्या होता है, किसी विशेष रसायन की तरफ गति हो तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव या धनात्मक रसायन अनुवर्तन, और उसके विपरीत हो रही है तो उसको ऋणात्मक रसायन अनुवर्तन है। एग्जाम्पल ध्यान में है क्या इसका कोई है इसका एक एग्जाम्पल? देखो इसका एग्जाम्पल अभी अपन ने पढ़ा था, देखो अभी पढ़ा था हमने, पराग कण पोलन ग्रेन जो होता है वर्तिका से अंदर की ओर गति होती है इसकी। तो ये जो गति होती है किसका एग्जाम्पल है, रसायनानुवर्तन का उदाहरण है। रसायन की वजह से ही ये जो पराग कण है किसकी तरफ गति कर रहा है, ओवेरी की तरफ या अंडाणु की तरफ गति कर रहा है। तो ये भी एक उदाहरण किसका है, रसायनानुवर्तन का है। नेक्स्ट, हाइड्रोट्रोपिक जलानुवर्तन। बताओ ये क्या होता है? जैसे मान ले अपन ने क्या किया है, यहां प्लांट लगाया है, ठीक है, यहां प्लांट लगाया हुआ है, इसकी जड़ें नीचे की तरफ निकली हुई। हमने इससे कुछ दूरी पर हमने एक खड्डा खोद दिया, यहाँ पे कोई जल स्रोत है, यहाँ पे जल भरा हुआ है, तो इसकी जड़ें जो होगी वो किसकी तरफ गति करना शुरू कर देगी, जल की ओर गति करना शुरू कर देगी। और ये जो मूवमेंट या ये जो गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, जलानुवर्तन, जल की ओर गति कर गई। ठीक है। लास्ट आपके पांचवी गति इसमें आती है स्पर्शानुवर्तन। ठीक है।
जो स्पर्श की तरफ अपनी गति करे, स्पर्श से या तो दूर हो जाए या पास आ जाए, उसको क्या कहेंगे हम? स्पर्शानुवर्तन। स्पर्श से अगर कोई पौधे की पत्तियां हैं या पौधे का कोई हिस्सा अपने ऊपर स्पर्श की तरफ आ रहा है उसको धनात्मक, और पौधे से दूर जा रहा है तो ऋणात्मक। एग्जाम्पल इसका टच मी नोट ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नेगेटिव, इसको क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म। क्या कहते हैं? थिग्मोट्रोपिज्म या स्पर्शानुवर्तन। ऋणात्मक स्पर्शानुवर्तन या नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। क्लियर? क्लियर है? चले आगे। अच्छा, ये भी तो इसका उदाहरण है। ये जो बेल जो होती है, बेल वाले पौधे जो होते हैं जो किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं, ये भी किसका है? स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। ध्यान रखना, बेल जो अपन मान लो कई बार रस्सी लगा देते हैं या फिर कई बार तार लगा देते हैं, तार के सारे दीवार के सारे ऊपर की ओर गति करते हैं, वो भी किसका उदाहरण है? स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है, धनात्मक स्पर्शानुवर्तन का उदाहरण है। और जबकि छुई मुई का पौधा है वो ऋणात्मक स्पर्श से वो दूर भागता है। टच करोगे वो पत्तियां अपनी सिकोड़ लेगा, दूर भागेगा, जबकि ये स्पर्श होगा तो स्पर्श की तरफ गति करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, ह्यूमन में ग्लैंड्स। ह्यूमन में ग्लैंड्स में ध्यान रखना, एक तो आपको इसका स्थान पता होना चाहिए, एक उनका कार्य पता होना चाहिए, कहाँ पाई जाती है और उनका कार्य क्या है। प्रत्येक के आपके पास एक एक दो दो कार्य तो होने ही चाहिए। क्लियर है? हटा दूँ इसको। यार उसमें शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, तुमने ज़्यादा तापमान बोल दिया रे। अगर वृषण कोश से वृषण बाहर रहते हैं, किसका कारण है? उनको शरीर से कम ताप की आवश्यकता होती है, ना कि अधिक ताप की आवश्यकता होती है। ठीक है? नेक्स्ट, अब बताओ कौन कौन सी ग्लैंड्स। सबसे पहली पिट्यूटरी से शुरू है क्या? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। आकार इसका मटर के दाने जितना, फिर भी ये पूरे शरीर को क्या करती है? कंट्रोल। अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को ये नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और इसको कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को हेड मास्टर ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे शरीर को जो नियंत्रित कर रहा है उसको ये नियंत्रित कर रहा है, तो मतलब हाइपोथैलेमस मैन हो गया। चलो, अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं आपके सिलेबस में? कौन सा हार्मोन है? वैसे तो बहुत निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, तभी तो पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। आपके तो एक वृद्धि हार्मोन और क्या? एडीएच। क्या पूरा नाम बताओ ना? एडीएच क्या? एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ऐसे तो बहुत हार्मोन है सारे। थोड़ा क्या काम कर रहा है? डायूरेटिक हार्मोन का कार्य। और फिर तो जीआरएच और ये भी लिखाए होंगे, हैं? जीटीएच भी लिखाया होगा, एलटीएच और चलो अपने सिलेबस में जो है वो याद कर। ठीक है? ये आपको नेक्स्ट ईयर आपको आराम से ये भी कम नहीं है, 5 और है। ये 5 ही नहीं है, 7 है। अभी कुछ नहीं है। अभी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो हार्मोन आपको दिखाया गया है वो एक ही हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है? आपके सिलेबस में जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है, वृद्धि हार्मोन। देख लेते हैं। देखो, पी साइज ग्लैंड सिचुएटेड इन द बेस ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन यानी मस्तिष्क के आधार में मटर के दाने की संरचना के आकार की एक ग्रंथि होती है। फंक्शन एज द मास्टर ग्लैंड ओवरसीइंग द सिक्रेशन ऑफ द ऑल ओवर एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या कार्य करती है? हमारे एंडोक्राइन सब जितनी भी ग्लैंड्स है, जितनी भी ग्रंथियां अंतःस्रावी, उन सबको क्या करती है? ये नियंत्रित करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन। ठीक है? ग्रोथ हार्मोन का LH, FSH, ठीक है, ये सारे ही हैं।
पर अपने को मेन जो याद रखना है वो कौन सा, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। इनसफिशिएंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन की कमी से व्यक्ति की साइज जो होता है वो छोटा रह जाता है, बोना रह जाता है। इस रोग को बोनापन या फिर क्या कहते हैं, ड्वार्फिज्म कहा जाता है। ठीक है, ड्वार्फिज्म। और वैसे ही अगर इसका स्त्रवण ज़्यादा होने लग जाए तो व्यक्ति दैत्याकार हो जाता है, उसका शरीर बड़ा हो जाता है। ठीक है, हाइट नॉर्मल से भी ज़्यादा हो जाती है, उसको दैत्याकार या दानवाकार या फिर जेंटिज्म इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेंटिज्म। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो होती है तितली के आकार की होती है, इधर किसके आकार की होती है, तितली के आकार जैसी है, एच शेप भी कहते हो, एच आकार की होती है। क्या कहाँ पाई जाती है, ये गले के अंदर होती है। क्या कार्य होता है, कौन सा हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है, हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अच्छा, थायरोक्सिन हार्मोन का और नमक का क्या लेना देना है आपस में, आयोडीन की मात्रा। आयोडीन से हमें क्या प्राप्त होगा, थायराइड ग्रंथि प्राप्त होगी। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए हमें आयोडीन चाहिए। ठीक है, आयोडीन चाहिए, इसीलिए हम नमक से क्या प्राप्त करते हैं, आयोडीन। इसीलिए हमारे नमक में क्या है, आयोडीन है। ठीक है। अच्छा, जो अपने पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जहाँ पर नमक में आयोडीन की कमी कम पाई जाती है, उनको कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा, गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है। क्या होता है इस रोग के अंतर्गत, गला फूल जाता है। गला नहीं फूल जाता, गला तो उतना ही रहता है। थायराइड ग्लैंड फूल जाती है। क्या फूल जाती है, थायराइड ग्लैंड फूल जाती है, जिसके कारण गला में। थायराइड ग्लैंड क्यों फूल जाती है, अब उसको यूं लगता है कि मेरा जो शरीर है वो इतना थायरोक्सिन बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए अधिक थायरोक्सिन बनाने के लिए वो अपना आकार को क्या कर लेती है, बड़ा कर लेती है, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा थायरोक्सिन बना सकूँ। पर ऐसा होता नहीं है, जिससे हमें क्या होता है, गोइटर नामक रोग हो जाता है, गला नीचे की तरफ लटक जाता है और थायराइड ग्लैंड जो होती है वो फूल जाती है। ठीक है, और इसका मेन कार्य क्या होती है, मेन कार्य क्या होता है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करना। अच्छा, नेक्स्ट आपकी ग्लैंड आती है कौन सी, पैनक्रियाज। बताओ, अग्नाशय ग्रंथि क्या कार्य है, अग्नाशय ग्रंथि कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, इंसुलिन कहाँ से स्त्रावित होता है, अग्नाशय ग्रंथि की लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं के द्वारा। ठीक है, ये आपके सिर्फ नाम ही है, खाली नाम ही है तो नाम याद रखो। दो नहीं है, कहाँ से स्थापित होती है, नहीं है लैंगरहैंस आइलैंड की कोशिकाओं के द्वारा होता है। चलो नहीं है, नाम याद रख लो अपने। कौन से, एक तो कौन सा, इंसुलिन और एक ग्लूकागॉन। इन दोनों का कार्य क्या है, शरीर में शर्करा की मात्रा को, शुगर की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना। शरीर में शुगर की मात्रा को क्या करना, नियंत्रित करना। अब मेरी बात सुनो, शरीर में इंसुलिन नियंत्रित कैसे करेगा बताओ, इंसुलिन क्या करेगा, शरीर में अगर ग्लूकोज बढ़ गया है तो उस ग्लूकोज को किस में चेंज कर देगा, ग्लूकागोन में चेंज, ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। किस में चेंज कर देगा, ग्लाइकोजन में चेंज कर देगा। अगर हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा कम हो गई है तो ग्लूकागोन आएगा और वो क्या करेगा, शरीर में जो भी हमारा ग्लूकागोन आएगा वो शरीर में जो ग्लाइकोजन है उसको किस में चेंज कर देगा, ग्लूकोज में चेंज कर देगा। अगर नहीं समझ में आई तो इसको ऐसे देख लो, देखो ग्लूकोज को तो चेंज करना है किस में, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को चेंज करना है ग्लूकोज। ठीक है, अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ज़्यादा हो गई, ग्लूकोज की मात्रा क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, बढ़ गई है, तो इंसुलिन क्या करेगा, इस ग्लूकोज को किस में चेंज कर देगा, ग्लाइकोजन में, जिससे हमारे ब्लड में शर्करा की मात्रा वापस कम हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई है तो ग्लूकागोन क्या करेगा, हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, ग्लाइकोजन को तोड़कर वापस क्या बढ़ा देगा, ग्लूकोज, जिससे हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा और बढ़ जाएगी, वापस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो इंसुलिन और ग्लूकागोन कार्य करते हैं इसके लिए। क्लियर है? अगली है एड्रिनल ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है, प्रत्येक वृक्क के ऊपर पाई जाती है। एड्रिनलिन ग्लैंड अधिवृक्क ग्रंथि इसको कहा जाता है, प्रत्येक वृक्क के ऊपर पाई जाती है। टोपी के आकार की होती,
कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एड्रिनलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनलिन हार्मोन का क्या कार्य होता है भाई? आपातकालीन परिस्थितियों में क्या करना है? आपातकालीन परिस्थितियों में हमारी बॉडी को क्या करना? तैयार करना, हमारे हृदय दर को बढ़ा देना, ठीक है। जिससे हृदय दर बढ़ेगी तो हमारे शरीर में श्वसन दर बढ़ेगी, श्वसन दर बढ़ेगी तो हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ेगी। इसी को आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है, इसी को इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। कौन से हार्मोन को? एड्रेनलिन। इसके बाद हमारे दो और रह गए, कौन से? गोनाड्स, ठीक है, नर हार्मोन और मादा हार्मोन, फीमेल हार्मोन और मेल हार्मोन। नर हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? टेस्टिस या वृषण से। नर हार्मोन कौन सा होता है? नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। नर हार्मोन क्या कार्य होता है? हमारे शरीर में सेकेंडरी सेक्स और जो लक्षण है या कैरेक्टर है या द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण है उनको नियंत्रित करना है। कौन कौन से हैं ये द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण? नर के अंदर आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, कंधों का चौड़ा हो जाना, ये सारे के सारे कौन से? टेस्टोस्टेरोन के कार्य है ये टेस्टोस्टेरोन का। और क्या कार्य होता है टेस्टोस्टेरोन का? शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है। अच्छा, गोनाड्स में फीमेल में आते हैं आपके अंडाशय। कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। क्या कार्य होता है एस्ट्रोजन का? अंडाणुओं को विकसित करना और फीमेल के अंदर द्वितीय गौण लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करना, ठीक है। आवाज़ का पतला होना, ठीक है, त्वचा का चिकना होना, ठीक है। त्वचा चिकनी तो मेल्स की होती है, ऑयली स्किन, ठीक है। और इसके अंदर आपके यही है इसमें, तो हो गया आपके शरीर का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? आगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? आनुवांशिकता। 10 मिनट बाद करेंगे।